हेलो। हाँ प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं सभी? मस्त होंगे, मज़े में। चलिए, तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले कुछ एक दो बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। एक तो सबसे पहले जिन बच्चों ने जिन जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरा टारगेट बस वही है कि हम जितना जल्दी एक बार लाइव क्लासेस तक पहुंच पाएँ। जैसे हमारे बहुत ज़्यादा आप लोगों को धन्यवाद करूंगा मैं कि बहुत तेज़ स्पीड से हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगले एक दो दिन में ही हम कोशिश करें कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, ताकि फिर हम लाइव क्लासेस का फीचर हमारे पास ऑन हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि अभी 11th क्लास की केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप मेरे ले रहे हैं, 12th क्लास के भी चल रहे हैं, तो जो आपके रिलेटिव हैं, बड़े भाई बहन हैं, कोई भी या छोटे भी हैं, 10th में हैं या 9th में हैं, उनके लिए भी मैं अभी जल्दी शुरू करने वाला हूँ। ठीक है। तो आप लोग ये लिंक उन लोगों को भी शेयर करें और उनको बताएं। ठीक है। साथ साथ मोटिवेशनल वीडियोज़, स्टोरीज़ आप लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, ये सब आती रहेंगी बीच बीच में। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो पूरा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे बेटा, और मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। हर साल बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे 95% से अबव केमिस्ट्री में स्कोर होते हैं। 100 आउट ऑफ 100 भी बच्चों ने स्कोर किया है। तो मैं नहीं कहता हूँ कि सारा मेरा क्रेडिट है, वो बच्चों की मेहनत भी है, बट हमारे मार्गदर्शन में किया है, तो इसलिए आप लोग भी हम पर बिलीव कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली। कुछ अलग नहीं है, कोई पेड चैनल नहीं है, आप लोगों के लिए सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं। और जितना एनर्जी के साथ हम क्लास में पढ़ाते हैं, क्लासरूम में, उतनी ही एनर्जी से, उससे कुछ ज़्यादा एनर्जी से मैं आप लोगों को यहाँ ये वीडियोस दे रहा हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं अपने साथियों से, छोटे बड़े जो भी 9th 10th 11th 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं, या और भी छोटे बच्चे भी जो हैं आपके, उनके लिए भी, क्योंकि मोटिवेशनल स्टोरीज़ आती रहेंगी बीच बीच में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। पेरेंट्स के साथ, अपने से बड़ों के साथ किस प्रकार बातचीत करनी, कैसे, तो वो सारी बातें इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। चलिए, टाइम ख़राब नहीं करते हैं ज़्यादा, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, बार बार मैंने बताया कि केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ये। सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट इम्पोर्टेंट जो है सबसे, उनमें से एक ये है, मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशंस। सॉरी बेटा, वैसे ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, इन पे कोई कंट्रोल भी नहीं है हमारा। मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के अंदर मोल कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं, इसका क्या यूज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात यही आती है कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। वैसे आप लोगों ने लोअर क्लासेस में आई थिंक पढ़ा हुआ है सॉल्यूशन क्या होता है ना। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more chemically non-reacting species। ठीक है भाई, 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे सब्सटेंसेस जो आपस में एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करते, उनके मिक्सचर को, और होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब जैसे पानी में हम शुगर डिज़ोल्व करते हैं, पानी में चीनी घोलते हो आप, तो पानी में चीनी घोलने से ये तो है नहीं कि दूध बन जाता है ना, या अमृत बन जाता है, कुछ नया चीज़, कुछ भी नया बन जाता है, ऐसा तो नहीं होता। पानी के अंदर सिर्फ शुगर का टेस्ट आ जाता है, वही मीठा पानी बन जाता है ना। तो शुगर और चीनी एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करते। दूसरा, मिक्सिंग, जो घुलते हैं तो थ्रोली पूरे पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है शुगर। इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है। और उनको ही हम नाम दे देते हैं सॉल्यूशंस। तो अभी सॉल्यूशंस के अंदर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो सैचुरेटेड, ये कुछ बहुत आसान से और ज़रूरी चीज़ें हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है?
जैसे कहते हैं ना कोई खाना खा रहा है और उसका पेट भर जाए तो हम कहेंगे भाई सैचुरेशन, हम तृप्त हो गए, मज़ा आ गया भाई। तो इस तरह के सॉल्यूशन जहाँ पे सोल्यूट और ज़्यादा ना घुल सके, पानी में चीनी डाल रहे हैं, एक मान लें कि पानी चीनी खा रहा है, जब वो खाना बंद कर दे, मतलब चीनी उसमें डिज़ोल्व होना, घुलना बंद हो जाए और अधिक सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते हम सेम टेम्परेचर पे, एट सेम टेम्परेचर नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड, और अनसैचुरेटेड में एट सेम टेम्परेचर मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड। ठीक है, उसको हम अनसैचुरेटेड कर देंगे। भूखा है, अभी पेट नहीं भरा है, तुमने एक रोटी रखी खा ली, अगली रखी फिर खा ली, अब भी उसका पेट नहीं भरा है, थर्ड चपाती यदि थर्ड रोटी उसको दोगे तो उसको भी खा जाए, तो इसका मतलब भी वो 2 रोटी खाने के बाद अनसैचुरेटेड है। समझ रहे मेरी बात? हाँ, अब ये जो टर्म आया सोल्यूट एंड सोलवेंट, सोल्यूट एंड सोलवेंट, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो अभी छोटी क्लासेस में तो हम ये बोलते थे कि जैसे पानी में शुगर डिज़ोल्व कर रहे हैं तो जिसमें घोल रहे हैं उसको सोलवेंट कह देते हैं, वाटर इज सोलवेंट, और शुगर घुल रहा है तो शुगर को सोल्यूट। पर यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज इन लेस अमाउंट, ठीक है, और वही द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज इन मोर अमाउंट, जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सोलवेंट कहलाता है। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट की काफ़ी सारी लिमिटेशंस भी हैं, बट वो चीज़ें अभी यहाँ डिस्कस मैं नहीं करना चाहूँगा, कोई ज़्यादा उसका यूज़ नहीं है। हाँ, अभी नेक्स्ट जब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है पूरा सॉल्यूशंस के नेम से, सेकंड चैप्टर सॉलिड स्टेट के बाद, वहाँ हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि सोल्यूट और सोलवेंट की कुछ और डेफिनेशंस भी हैं, जैसे द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच हैज़ सेम फिजिकल स्टेट टू दैट ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे पानी में शुगर घोल रहे हैं और सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड ही बनेगा। तो जो 2 सब्सटेंस हमने ली उनमें से लिक्विड कौन था, वाटर, सॉल्यूशन कैसा बना, लिक्विड, तो वाटर सॉल्वेंट है। और जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से अलग है, जैसे शुगर सॉलिड डाला हमने लेकिन वो घुल के तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया ना, तो फिर वो सॉल्यूट है। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे हम 2 लिक्विड, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 2 लिक्विड्स और वो भी इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दें, तब क्या होगा बताइए, तब किसको सॉल्यूट और किसको सॉल्वेंट कहेंगे? यदि हम 2 लिक्विड्स को इक्वल अमाउंट में मिक्स कर रहे हैं, देन विच वन इज़ सॉल्यूट एंड विच वन इज़ सॉल्यूट। तो मैं कमेंट सेक्शन में आपके उत्तर का इंतज़ार करूंगा, एक बार मुझे बताना, अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे, मुझे तो पता ही है, ठीक है, 12-13 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो ये चीज़ तो ध्यान है मुझे तो, लेकिन मैं आप लोगों का चेक करना चाहूँगा कि आप लोग कुछ सर्च भी करें थोड़ा बहुत, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को कैसे कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे कैसे बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 9th क्लास में आपने कुछ मेथड्स तो पढ़े थे, जैसे परसेंटेज कंपोजिशन, मास बाई मास परसेंटेज, है ना, डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले इसमें आपने मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज आपने 9th क्लास में, लोअर क्लासेस में किया है। तो इसमें हम क्या बता देते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स dissolved in 100 gram of solution is called mass percentage of the
सॉल्यूट, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट यदि हमें निकालना है तो कैसे करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ 25 ग्राम ऑफ शुगर is dissolved in 25 gram of H2O water, then what will be the percentage, mass percentage of sugar in the solution। तो आसान है, देखो अभी हमें पता है कि मास ऑफ सॉल्यूट हमारा 25 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन इधर कितना आएगा 125 ग्राम। बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, वहाँ 125 ग्राम, ध्यान नहीं दे रहे कि वो 125 ग्राम तो मैंने वाटर लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 125 + 25 दैट इज़ 150 ग्राम। ठीक है, तो अब आप लोग निकाल सकते हो मास परसेंटेज ऑफ शुगर C12H22O11। बहुत ज़रूरी है, शुगर का मोलिकुलर फार्मूला सभी को याद रहे, मोलिकुलर मास 342 होता है, 342U। तो अभी यहाँ पे हो जाएगा 25/150 × 100। ठीक है, तो चाहे इसको ऐसे कर लो, 6 आएगा ना, ये है ना, और 100/6, तो 6 1 जा 6, 4 बच गया तो 40, 6 जा 36.4, फिर 6 ऐसे आता जाएगा। तो लगभग इतने % हमारा उसमें क्या है, शुगर है। तो इस तरह से मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, चलिए और भी क्वेश्चंस इस तरह के आप लोग खुद कर लोगे। फिर आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा और उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ कैसे करेंगे हम, मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यदि निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml × 100। कोई भी क्वेश्चन आप इस इजी है, थोड़ा सा आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत आती है तो उसको फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी दिखा सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कि यदि हमारे पास यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड स्टेट में है तो उनका हम क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम ले सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml मिलीलीटर डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मास की जगह पे अब आ जाएगा सॉल्यूट का भी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml। ठीक है भी, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml × 100। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं, इजी है, करके देखना, कोई दिक्कत आती है तो फिर बात करेंगे। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट लेते हैं छोटा सा टॉपिक, हमारा आगे नेक्स्ट ईयर भी काम आना है बहुत, ये तुम्हें 4th मोल फ्रैक्शन। ठीक है भी, क्या मोल फ्रैक्शन, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, रेशियो ऑफ
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन with total number of moles in solution। ठीक है, बहुत आसान है। मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं मेनली ना, तो x इज इक्वल टू, जैसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अभी और आपको एक समझना ध्यान से। लेट we have a solution of components A and B, ठीक है, and which Na moles of A and Nb moles of B are mixed, ठीक है। then mole fraction of A, उसको हम लिखेंगे XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। मैंने कहा ना किसी भी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यहाँ तो मैंने दो कंपोनेंट लिए, तीन होते ए बी सी, तो अपॉन में प्लस एन सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी और कर देंगे हम, ठीक है। एंड ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। या फिर इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है हमेशा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज 1। हमेशा मोल फ्रैक्शंस का सम 1 रहेगा। इसका मतलब दैट इज़ क्या हुआ कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 रहेगा भी, ठीक। तो इस तरह से ये है। इसके कोई न्यूमेरिकल यदि आपको मिले तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, उनका मोलिकुलर मास गिवन होगा या फॉर्मूला दिया हुआ होगा, तो फॉर्मूले से निकाल के उनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और फिर जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा गया है उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हम कर सकते हैं। इजी है, ठीक है, कर लोगे आप लोग, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आती है तो मैं हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका ज़रूर दोबारा से डिस्कस कर देंगे। मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको जो ऐसा भी चाहिए वो करवा देंगे। नेक्स्ट टर्म मोलेरिटी, ध्यान रखना RITY, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे हम। किससे भाई, कैपिटल M से। तो ये क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved per liter of solution, dissolved per liter of in 1 liter of solution, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। इसी चीज़ को देखो, मैं अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं तुम्हें पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय
मोलिकुलर मास। तो इसको जो गिवन मास होता है उसको हम W से रिप्रेजेंट कर देते हैं और मोलिकुलर मास को M से, ठीक है। तो ये क्योंकि सॉल्यूट के लिए होता है तो उसके साथ B लगा देते हैं और इसके साथ भी B लगा देते हैं। सॉल्वेंट के लिए A और सॉल्यूट के लिए B हम एक यूज़ कर लेते हैं, वैसे कुछ ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, WB डिवाइडेड बाई MB और इनटू क्या कर दूँ 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है भी। इसको थोड़ा और हम करें तो WB डिवाइडेड बाई MB इंटू, यदि वॉल्यूम हमें ml में दिया हो, हमारे पास 500 ml ही है सॉल्यूशन, तो फिर क्या करेंगे वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। और उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 1000 को हम ऊपर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू ये, इस तरह से इस फॉर्मूले को ध्यान रखना आपको। देखो मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, सिंपल, बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना उसमें। इधर लिख रहे हैं क्वेश्चन हम, इफ़ जैसे NaCl का ही ले, HCl का ले लो तुम कि 35.5 है तो 72 ग्राम कर देता हूँ मैं, 71 ग्राम ऑफ HCl इज dissolved in 500 ml of solution, then what is the molarity of the solution। तो देखो अभी सीधा क्या करना है, तो ये मोलरिटी निकाल रहे हो ना, वेट उसका मैंने कहा कि 71 ग्राम है ना, उसका मोलिकुलर मास HCl का कितना हो जाता है 35.5, 36, तो इधर 73 ले लेंगे भैया, थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए और कुछ नहीं। तो इधर 36.5, क्लियर, तो कैंसिल हो जाएगा। और फिर फॉर्मूला 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, उसका 500 ml बताया हमने, तो ये क्या होगा 2 पे कैंसिल हो जाएगा ना, और ये भी 2, तो आ गया 4। मोलरिटी कितनी आ गई 4। तो कई बार देखो सॉल्यूशंस में ऐसे लिखा होगा, सॉल्यूशन इज मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन है 4m सॉल्यूशन, 4m सॉल्यूशन। तो इसको तुम क्या पढ़ोगे, इसको रीड कैसे करेंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4m का मतलब 4 मोलर, दैट इज़ 4 मोल्स, 4 है ना, मोल्स ऑफ HCl या मोल्स ऑफ सब्सटेंस, 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट कह सकते हैं, सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना मोलरिटी हमेशा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन बताएगा, तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म हमारी रहेगी वो क्या रहेगी, मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सा अंतर में इसी में चेंज करके दिखाता हूँ आपको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg, डिजॉल्व्ड पर kg ऑफ सॉल्वेंट, डिजॉल्व्ड पर kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये होगी डेफिनेशन, ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो अभी फिर मैं क्या लिखता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे क्या आ गया 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, फिर इधर वही चीज़ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अब यदि हमारा सॉल्वेंट kg की बजाय ग्राम में हो तो हम क्या करेंगे, फिर वही चीज़ 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे मास ऑफ
सोल्यूट इन ग्राम्स। तो ग्राम को जब तुम किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे, वो हमने ऊपर लिख दिया। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, मोलेलिटी का। ध्यान रखना मोलेरिटी इससे पहले बताया था, ये हो गया मोलेलिटी का। ठीक, तो अब जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ कि कितने ग्राम ऑफ HCl इज डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, देन व्हाट विल बी द मोलेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ अभी क्या निकाल रहे हो तुम, मोलेलिटी, मास अपॉन में उसका मोलिकुलर मास 1000 अपॉन 500 ग्राम। तो ये सारा कैंसिल होके हमारा 4 ही आ गया आंसर। ये क्या हो गया इसका, मोलेलिटी। ठीक है ना, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास 1000 अपॉन मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 1000 लगा दिया ना ऊपर। तो तुम एक फॉर्मूला मैंने बता दिया कि डायरेक्ट तुम ऐसे रखो, यदि किलोग्राम में है तो ये फॉर्मूला ये वाला यूज़ कर लो, और ग्राम में मास दिया हुआ तो ये वाला यूज़ करो। डायरेक्ट मोलेलिटी आपकी इस तरह से आ जाएगी। और अब यदि ऐसा लिखा हुआ है कि 4m सॉल्यूशन, स्मॉल m लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो आज के लिए मुझे इतना ही बताना था आप लोगों को। अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुरू में जो मैंने बताया उस चीज़ पे ध्यान दें। फटाफट हमारे जितने भी आपके नॉन है, रिलेटिव हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सबको लिंक शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं और अपना परिवार बढ़ाएं, है ना। अपने इस फैमिली को, SK केम क्लासेस को और ग्रो करें। थैंक यू।